यूट्यूब के चैनल हिस्ट्री यूपीएससी सीएससी आईएएस बाय डॉक्टर एच रिजवी पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऑल व्यूअर्स आर मोस्ट वेलकम। हम आज इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन 1, एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, पर्टिकुलरली इंडियन हिस्ट्री। एक इतिहास की इंट्रोडक्शन के बारे में और विशेषकर भारतीय इतिहास के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पार्ट 1, जनरल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, यानी सामान्य रूप से इतिहास का इंट्रोडक्शन, शुरुआती दौर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। आम पब्लिक ये समझती है कि इतिहास जो है केवल ये मरे हुए मुर्दों का इतिहास है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास हमारे जीवन के प्रति क्षण, प्रति मोमेंट, यानी एवरी मोमेंट से रिलेटेड है। जीवन का प्रत्येक क्षण इतिहास बनता जाता है। इतिहास के बगैर हम ना ही वर्तमान यानी प्रेजेंट को निर्धारित कर सकते हैं और ना ही भविष्यकाल को। इतिहास हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर कंप्यूटर का कोर्स पढ़ने जाता है, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा तुम्हारे कोर्सेज क्या है, तो उसने कहा कि अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट की फ्रीडम मूवमेंट यानी हिस्ट्री को पढ़ना लाजमी है। जब तक कि उसमें वो पास नहीं हो सकता तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। इसी प्रकार सभी देशों के इतिहास का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इतिहास का दिन प्रतिदिन यानी एवरी डे से की क्रियाओं से यानी एक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डायबिटिक मरीज़ है यानी शुगर का मरीज़ है या दिल का मरीज़ है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर सबसे पहले सवाल ये करेगा कि क्या तुम्हारे पिता को भी शुगर का मरज़ था या हार्ट अटैक था, क्या तुम्हारे पितामह को भी, ग्रैंडफादर को था। अगर फादर को था या ग्रैंडफादर को था, तो लाइन ऑफ एक्शन डॉक्टर की जो मेडिकल लाइन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आप ये कहते हैं केवल मुझसे हुआ है, केवल मेरे ही हुआ है हार्ट अटैक या शुगर का मरीज़, कोई हेरिडेटरी नहीं है, तो इसका एक्शन डिफरेंट होगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसी प्रकार हर देश का इतिहास होता है। अगर देश के इतिहास को हम सही तरह नहीं जान पाएंगे तो हम अपने फ्यूचर यानी भविष्य को भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, और यहाँ तक कि आप अपने जीवन को भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने बारे में सही तरह नहीं जानते हैं या सही तरह एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण करने में अयोग्य हैं या नाकामयाब हैं, तब भी आप अपने भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी रेल में बैठा, उससे आप पूछिए आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहता मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो फिर उसकी यात्रा दुर्गमपूर्ण होगी, प्रॉब्लम से भरपूर होगी। इसी प्रकार जीवन, अगर जीवन में किसी भी व्यक्ति ने अपना जीवन से संबंधित उद्देश्य को निर्धारित या डिटरमिन नहीं किया, तो वो भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। और इतिहास के अध्ययन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हमें प्रेजुडिस, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इतिहास की घटनाओं से न हमें सुखी होना चाहिए न हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास की घटना तो एक घटना होती जो घट गई, उस इतिहास की उस घटना से न हमें कुछ लेना है न हमें कुछ देना है, न ही उस घटना को हम किसी प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी घटना से बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। घटनाएं तो सिर्फ सीखने के लिए होती हैं। इतिहास में घटनाएं अगर घटती हैं तो उसे हमें सीखना होता है कि ये घटना क्यों घटी, ये कैसे घटी, ये कब घटी, किन हालात में घटी और क्यों घटी, और उससे कैसे बचा जा सकता है। यही हमारे दिन प्रतिदिन का सीखना होता है। ये से कहा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी चाइना बॉर्डर पर फॉरवर्ड पॉलिसी और फिर बुद्धिस्ट लीडर को शरण दे देना, चीन को एक मौका मिल गया भारत पर आक्रमण करने का, और ये भयावह आक्रमण था जिसमें लगभग भारत की
50,000 माइल्स पे कब्जा कर लिया, आज भी कब्जा है। और इतना ही नहीं, वो कब्जा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। और जो भारत का विश्वसनीय मित्र था, उस समय नाम था का सोवियत यूनियन, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या जनरल सेक्रेटरी खुर्शचेव थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता करें। तो जानते हो क्या जवाब दिया था उसने? कहा, एक कामरेड के विरुद्ध एक मित्र की सहायता संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू हेल्प द फ्रेंड इन कंपेयर टू ए कामरेड। चाइना को क्योंकि कम्युनिज्म था, वहाँ भी कम्युनिज्म था रशिया में, उसको उसने अपना कामरेड माना। और भारत को फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहास के ज्ञाता थे, राजनीति के होशियार, उन्होंने एक ऐसा पत्र अमेरिकन प्रेसिडेंट कनेडी को लिखा जिससे कनेडी प्रभावित हो गया और उसने अपार सेना और अपार सहायता भारत को दी। यहाँ तक कहते हैं इतिहासकार कि कनेडी ने चाइना को ये धमकी दे दी थी, अगर तुम आगे बढ़ने से न रुके तो हम तुम्हें एटम बम मार देंगे। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि चाइना उस टाइम एटम बम का ज्ञान उसको नहीं था। चाइना भयभीत हो गया और उसने बगैर किसी शर्त के युद्ध विराम का घोषणा कर दी। तो ये घटनाएं क्यों घटी, कैसे घटी और उससे क्या सीखना है, ये हमारा इतिहास हमें सिखाता है। ये कहीं और कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाता है, फिजिक्स नहीं सिखाएगा, न केमिस्ट्री सिखाएगी, न बायोलॉजी सिखाएगी। ये सिर्फ इतिहास के, हर चीज़ का इतिहास होता है। तो ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि किन हालात पर देश को आक्रमण, भारत पे भयावह आक्रमण हुआ और किस प्रकार से उससे निपटा गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वो भारत की 50,000 माइल्स पे कब्जा किए हुए है और दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में आता रहता है कि आज ये पुल बना रहा है, कल वो पुल बना रहा है, कभी सेनाएं, कभी कुछ कभी कुछ। ये दिन प्रतिदिन की ये बातें हैं जो हम आपसे छुपी नहीं हैं। और सेकेंड चीज़ एक ये भी बात है कि इतिहास की घटनाओं को छुपाया नहीं जा सकता। कोई ये समझे कि मैं इतिहास की घटनाओं को छुपा दूंगा या इतिहास की घटनाओं को रोक दूंगा किसी कारण से, ये संभव नहीं है। फ्रांस के रूलर शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने भी प्रयत्न किया था और नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजा जब वहाँ का नेपोलियन थर्ड जब वहाँ का शासक हुआ तो उसने फ्रांस के अंदर फिलॉसफी और इतिहास के पढ़ने की मनादी कर दी। ये सोच के की थी मनादी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस के लोग ये जान जाएं कि किस प्रकार हमारे चचा ने हम फ्रांस के शासक बन गए थे, उसी तरह मैं शासक बन गया। तो ये कोशिश की, लेकिन ये कोशिश प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसी तरह अगर ये कोई सोचता है कि इतिहास के हम छुपा सकते हैं तो इतिहास छिपाया नहीं जा सकता। ये दुनिया के तमाम देशों में, दुनिया और फिर आजकल की 21वीं सदी में सैटेलाइट का ज़माना है, हर एक को पता है कि कौन चीज़ कहाँ हो रही, ज़मीन के अंदर की बातों का पता है। तो इन हालात में इतिहास को या किसी और घटना को छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए इतिहास से हमको बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इतिहास का अध्ययन यानी इसकी स्टडी एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इतिहास का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह दो धारी तलवार को चलाने वाला एक माहिर कुशल तलवार को चलाने वाला योद्धा अगर गलत तलवार चलाएगा तो दो धारी तलवार से वो अपनी गर्दन काट लेगा, और अगर वो सही चलाएगा तो अपनी रक्षा भी कर लेगा और शत्रु का दमन भी कर लेगा। तो इसीलिए इतिहास को कोई बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए और ये सिद्धांतों पर आधारित है। इतिहास का ऐसे नहीं जो मुंह से आया कह दिया ऐसा था, सब लिखित है,
सब रेफरेंसेस पे है, संकेत पे है, हर चीज़ का रिटर्न वो है। और फिर एक कहलाता है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में यह भी बताया जाता है कौन सी घटना कैसे घटी, कितनी सत्यता है इसमें, क्या है। ये एक एमए के कोर्स में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के अंदर। इसके अध्ययन से तमाम इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण और उसकी सत्यता और असत्यता का आसानी से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इतिहास जो है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण से निपटना पड़ता है। जीवन की प्रत्येक घटनाओं से हमको जूझना पड़ता है। वहाँ हमें इतिहास सिखाता है। अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो गए या किसी और अपने मिशन में फेल हो गए योजना में, तो ये एक चिंता का विषय नहीं होता है, बल्कि एक विश्लेषण का विषय होता है, एनालिसिस का होता है। क्या इसका कारण था, क्यों ऐसा हुआ, यह क्यों घटना घटी। जब हम उसका सही विश्लेषण कर लेते हैं तो हमें आगे सफलता के तमाम रास्ते खुल जाते हैं। इतिहास हमें यह भी बताता है, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि नेवर थिंक अ मैन कैन मूव हिज फिंगर टू हेल्प यू, इफ ही डज सो ही वांट टू हेल्प हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अर्थात ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा है कि ऐसा कभी मत सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए एक ऊँगली भी उठाएगा। अगर ऐसा वो करता है तो परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से वो अपनी ही सहायता करता है। परंतु इसके भी बहुत से सैंक्शंस हैं। क्यों करता है? दुख के लिए, हटने के लिए, सुख के लिए करता है, पाप के लिए करता है या पुण्य के लिए करता है। ये एक अलग विस्तार पूर्वक अध्याय है। ये दर्शन शास्त्र का है और साथ साथ ये इतिहास का भी एक अध्याय है। लेकिन ये हमें बताता है कि दुनिया में संघर्ष करने से हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये इतिहास का महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट लेसन है जिसे हमें सीखना चाहिए। जैसे कि अगर ये कहा कोई ये नहीं कि भारत का इतिहास, दुनिया के और इतिहास से भी हम सबक लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उससे हमको ये सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अपने देश को गृह युद्ध के समय विभाजन से बचा लिया। उसकी राष्ट्रता, उसकी देशभक्त और उसकी अपने देश के लोगों के प्रति और मानवता के प्रति अपार सहानुभूति थी। He was devoted to solve the problems of the slavery. जब उसने गुलामों की दशा देखी थी अपने बचपन में, तभी उसने ये प्रण कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा वो उसे समाप्त कर देगा। जबकि वो एक लकड़हारे का लड़का था, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 1960 के दशक में वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। और उसने फौरन ही वहाँ की स्लेवरी को यानी कालों की दास्ता को ख़त्म करने के लिए उसने घोषणा कर दी। साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका था, वो इस बात को मानने पर तैयार नहीं था कि वो स्लेव को एक गुलाम समझते थे, वस्तुओं की तरह बिकने वाली चीज़ थी। वो किसी तरह तैयार नहीं थे। हालांकि स्लेवरी को इस रेफरेंस में कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में सबसे पहले स्लेव्स को यानी स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश की और ख़त्म भी कर डाला। यहाँ तक कि भारत में एक स्लेवरी डायनेस्टी, स्लेव की डायनेस्टी, गुलाम वंश शासक बन गया। यानी और भी संसार में बहुत जगहों पर, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया में। तो ये सब इतिहास हमें बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अब्राहम लिंकन, जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की शक्तिशाली देश बना, तो कैसे बना? अगर वहाँ स्लेवरी ख़त्म ना होती तो आज इतना शक्तिशाली और ताकतवर देश नहीं बन सकता था। जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था तो उसका सेनापति, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेनापति, फटी वर्दी में, यानी इतना पैसा नहीं था कि वर्दी भी पहन सके, और प्रेसिडेंट से उसने कहा, अब्राहम लिंकन से, कि क्या राय है प्रेसिडेंट जी, लगभग 3 लाख सिपाही मारे जा चुके हैं और दक्षिण के लोग
आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसी वक्त अब्राहम लिंकन अपने निश्चय डिटर्मिनेशन में कोई कमी देखना नहीं चाहता था। उसने कहा अगर 3 लाख मारे जा चुके हैं तो 5 लाख और भर्ती कर लो। ये युद्ध जब ही रुकेगा जब स्लेवरी समाप्त हो जाएगी, अर्थात अंततः, ये एक लंबा विषय है डिस्कशन का, बाद में कभी देखेंगे। अंततः वो विजयी हुआ और एक पागल ने उसकी, जब वो देख रहा था तो एक पागल नाम के बिल्किस ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन उसके सेक्रेटरीज इतने दुखी थे, उन लोगों ने कहा कि इस दुष्ट व्यक्ति का नाम और इस महान आदमी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए उसको ऐसी जगह जाके दफना दो कि ये पता नहीं चलना पाए कि अब्राहम लिंकन को मारने वाला कौन व्यक्ति था और उसकी कब्र कहाँ है। तो वहाँ के लोग इवन टुडे इज वेरी डिवोटेड टू अब्राहम लिंकन। आज वो इस बात से सहमत हैं और मानते हैं कि अब्राहम लिंकन ना होता तो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना शक्तिशाली नहीं होता। तो ये इतिहास से सीखने का है कि हम अपने देश की किस तरह रक्षा करें, हम अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाएं, हम अपने देश को किस तरह मजबूत करें, हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपने आप परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी हमको इतिहास से मालूम होता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली इसी बुक में लिखा है, और इसमें यह भी एक रेफरेंस आता है कि उन्होंने कहाँ लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 4 किताबें फेमस, यानी और भी बुक्स जो हैं वो उन्होंने सिर्फ जेल में ही लिखा है। उनके पास इतना समय नहीं था तो कि वो बाहर लिख सकते। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। उसके प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। महात्मा गांधी ने एक आवाज़ लगाई, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने पूरी वर्किंग कमेटी को पकड़कर और अहमदनगर के किले में कैद कर दिया। वहाँ उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की एक महान हिस्टोरिकल एज वेल एज लिटरेरी बुक का लेखन किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि टीपू सुल्तान ने जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने युद्ध कर रहा था तो दो जहाज भारतीय सेना के भेजे थे और वहाँ पर लॉर्ड कर्नल वारिस पराजित हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स के जीतने के बाद ब्रिटेन इतना नाखुश हुआ कि फिर लॉर्ड कर्नल वारिस को टीपू सुल्तान को हराने के लिए भारत भेजा। लॉर्ड कर्नल वारिस की आज भी गाजीपुर नाम के शहर में मज़ार बना हुआ है। तो ये भी हमको सब इतिहास से मालूम होता है कि भारतीय सेनाओं का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज़ादी में भी योगदान है। जब तक आपको इतिहास नहीं पता होगा तब तक आप कोई कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ज़माने में ये कहते जो तलवार बेहतरीन चलाना जानता था वो बड़ी बड़ी पोस्ट का और बड़े बड़े कुछ पदों पर विराजमान होता था। लेकिन अब समय बदल गया है। तलवार की जगह पेन ने ले ली है, ढाल की जगह बुक्स ने ले ली है, ज्ञान ने ले ली है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इंटरनेशनल मंच पर, इंटरनेशनल गैदरिंग में आप अपनी बात को सही नहीं रख पाएंगे, केवल हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। तो इस प्रकार इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, ये भी हमको इतिहास से मालूम होता है कि ब्रिटेन ने जो बना रखा था कानून रूल ऑफ लॉ, लेकिन रूल ऑफ लॉ केवल उनके अपनी कंट्री के लिए बना रखा था। स्लेव कंट्री के लिए भारत में गुलाम था, इनके लिए रूल्स अलग था। वो कहते थे 500 एक अंग्रेज सिपाही की कीमत 500 इंडियंस के बराबर है। दिस क्लब इज नॉट अलाउ फॉर डॉग्स एंड इंडियंस। यस, ये क्लब, ये जगह भारतीय कुत्तों और भारतीयों के लिए अलाउ नहीं है। अर्थात रूल ऑफ लॉ की अगर आप हिस्ट्री निकालें तो जब एथेंस की सीनेट ने या वहाँ के रूलिंग क्लास ने जब महान सोक्रेटिस को, फिलासफर सोक्रेटिस को सजाए मौत दी तो जेलर जो था वो रो रहा था और उसके जो चेले थे, शिष्य थे, वो आ गए। जेलर ने कहा दरवाज़ा खुला है, शिष्यों ने कहा कि साथ चलिए गुरुदेव। तो उन्होंने क्या बात कही पता है, ये हमारे भारत में नहीं दुनिया में भी लागू होगा। उसने कहा हालांकि कानून ने हमको नुकसान पहुंचाया है,
लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कानून को नुकसान पहुँचे। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो पूरी व्यवस्था, पूरी अनुशासन बिगड़ जाएगा। गुंडा भी कहेगा, बदमाश भी कहेगा कि मैं सही हूँ, अत्याचारी भी कहेगा मैं सही हूँ, यानी हर एक अपने आप को सही कहेगा। सोक्रेटिस ने यह भी लिखा है कि जो चौराहे के पर गुंडे से लड़ सकता है वो रण क्षेत्र में भी महान वीरता का प्रदर्शन कर सकता है। तो ये सब हमें ज्ञान सिर्फ इतिहास से ही होता है, इतिहास के अध्ययन से होता है। और हर सोसाइटीज़ का, दुनिया में बहुत सी सिविलाइजेशन आई। भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की महान सिविलाइजेशंस में एक थी, जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं था। ये 1922 में हमें पता चला तो हमारा इतिहास फौरन ही 2,500-3 हज़ार साल पीछे चला गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और नील नदी की सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी संकट था, और चाइना की सिविलाइजेशन के भी संकट था। और ये भी नहीं है कि इस दुनिया में जो भी इतिहास, जो भी सिविलाइजेशन हुई है, वो एक दूसरे से इस मानव जात ने सीखा है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में या किसी स्थान में ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ी तो दूसरे देश पर असर नहीं पड़ेगा। पड़ता था, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे कि चाइना का उदाहरण है, जब चाइना ने गन पाउडर का प्रयोग किया तो वो उसे आतिशबाजी की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन चंगेज़ खान ने उसको बारूद की तरह इस्तेमाल किया। जब प्रिंटिंग का इस्तेमाल हुआ, इन्वेंशन किया, आविष्कार किया प्रिंटिंग का, कागज़ का किया, और जब ये यूरोप में पहुंचा तो यूरोप के लोगों ने इतना उससे सीखा कि उनके यहाँ जो रीनेसा आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया, और जो तमाम पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आए, वो सब प्रिंटिंग, कागज़, पाउडर, गन पाउडर से लिया। वो इतने शक्तिशाली हो गए कि पूरी दुनिया पे उनका नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य कहा करता था कि मेरे राज में सूर्य नहीं डूबता। यही इन्वेंशन से, हालांकि चाइना का ये इन्वेंशन था, आविष्कार था, लेकिन चीन की आविष्कार से यूरोप के लोगों ने ज़्यादा सीखा। और ये भी एक लंबा इतिहास है, जब मौका मिलेगा तो अच्छी तरह हम आपको बताएंगे। और इस सिलसिले में यह भी कहा जा सकता है कि चाइना की सिविलाइजेशन बहुत आगे थी। अब यहाँ पे हिस्टोग्राफी से रिलेटेड भी आ सकता है कि भारत में इतिहास किस स्तर पे था। अलेक्जेंडर महान ने भारत पर आक्रमण किया, सब दुनिया जानती है। बच्चे बच्चे कहा करते हैं जब सिकंदर ने किया हमला तो मैं क्या करूं, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य का जो उस्ताद कौटिल्य था, चाणक्य था, जिसने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, लेकिन उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि अलेक्जेंडर महान ने, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। फिर ये कैसे पता लगा? यूनानी एम्बेसडर राजदूत ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज नाम ने, जो वहाँ का यूनान का था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था, उसने एक किताब लिखी इंडिका, मेगास्थनीज ने। उसमें इसका जिक्र किया कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, और जो अब पढ़ाई और चर्चा का ये बड़ा विषय था। तो इस प्रकार ये पार्ट 1 जनरल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का मैं समाप्त करता हूँ, और जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो इससे पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ूँगा। ये इतिहास भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम सिविलाइजेशंस और तमाम सभ्यताओं से संबंधित है, विशेषकर भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा संबंधित है। हमने तो केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बयान किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखेंगे, और दोबारा मैं जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलता हूँ कि जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 2। जय हिंद।